Hello students, I am Pooja and welcome back to your own YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर इन इंग्लिश मीडियम, जिनका डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कोई भी रैंडमली नहीं उठाए हैं, बल्कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेसिस पर इन्हें केयरफुली सेलेक्ट किया गया है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो आपका 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ओनली इस वीडियो से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। आपको और किसी वीडियो की नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और हाँ, वीडियो में आप सबके लिए एक स्पेशल गिव अवे ऑफर होता है। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देगा उन 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये वीडियो निकलते ही और ये विनर निकलते ही इन्हें अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर। तो आप वीडियो को जो है वहाँ से आप विनर्स को जान पाओगे। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, आपके लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज़ है। लेकिन अगर आपको इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो आप इनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर नोट्स को बाय कर सकते हो ओनली 50 रुपीज़ में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द सब्जेक्ट इज़ बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी। सबसे पहले हम बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब समझते हैं। ठीक है, बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी आखिर होता क्या है? यू सी, बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी मीन्स मेथड्स एंड प्रोसेसेस used to study business problems and find solutions through research. ओके, रिसर्च की मदद से पहले तो बिजनेस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में कहूँ तो बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है कलेक्ट और एनालाइज करने का इंफॉर्मेशन को, ताकि एक बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ। ओके, now let us get started with the questions. The first question is define research. Explain its scope and applications in the field of business. Discuss characteristics of good research. ठीक है, discuss research, define research. Why is it needed in the business? What examples explain basic and applied research? चलो भी शुरू करते हैं। Research means a systematic and careful study of a problem. ठीक है, रिसर्च का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक और केयरफुल स्टडी किसी भी प्रॉब्लम की, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करने का या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करने का, ये पता करने का ये सही है या नहीं है। इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है, एनालाइज करने में मदद करता है एंड फाइंडिंग यूजफुल कंक्लूजन्स। इन बिजनेस रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस के अंदर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इट हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से मैनेजर्स को प्रॉब्लम का पता लग जाए। रिड्यूस अनसर्टेनिटी कम होगी क्योंकि प्रॉब्लम का हमें पता चल गया है, एंड मेक बेटर डिसीजंस। इट ऑल्सो हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव देयर गोल्स। उन ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को अपनी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है एंड उनके गोल्स को अचीव करने का भी मौका मिलता है। Therefore, business research is essential part of the business management. ठीक है, next is meaning of and definition of research. Research is a systematic and organized process of collecting data. रिसर्च का मतलब एक साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है डेटा को कलेक्ट करने का, फैक्ट्स को स्टडी करने का एंड रीचिंग कंक्लूजन निकालना, समरी निकालना अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट इज़ डन विद अ क्लियर पर्पज़। एक क्लियर पर्पज़ आपके माइंड में होता है। ठीक है, देखो ये वही पहले भी मैं बता चुकी हूँ, रिसर्च कोई भी करने से पहले हम ना उसका सॉल्यूशन प्रिडिक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डन एंड क्लियर पर्पज़ एंड फॉलो प्रॉपर मेथड्स। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड्स अगर वो पहले ही बता देंगे तो वो रिजल्ट भी प्रिडिक्ट करके चलते हैं, ताकि आगे जाके देखा जाए कि वो सही थे या नहीं थे।
सिंपल वर्ड्स में रिसर्च मीन्स सर्चिंग फॉर नॉलेज इन अ प्लान्ड वे, एक प्लान्ड तरीके से किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है और अच्छे तरीके से एंड उसका सॉल्यूशन निकालने में मदद करता है। इन बिजनेस रिसर्च में बी रिलेटेड टू कस्टमर नीड्स। अब जो रिसर्च है वो कस्टमर नीड्स से रिलेटेड हो सकती है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, सेल्स, प्रॉफिट और मार्केट कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट सडनली डिक्रीजेज, अगर किसी भी एक प्रोडक्ट का सेल जो है वो सडनली कम हो गया, अ कंपनी कैन कंडक्ट रिसर्च टू नो द रीज़न एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। अब कंपनी जो है क्या करेगी, वो रिसर्च एक हेल्ड करेगी और देखेगी कि क्या किया जा सकता है उसको प्रॉपर उसी ट्रैक पर लाने के लिए। सेकेंड इज स्कोप एंड नीड ऑफ रिसर्च इन बिजनेस। बिजनेस रिसर्च का बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि एवरी एरिया ऑफ बिजनेस, हर एक आज के टाइम पे जो बिजनेस का हर एक एरिया है वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द मार्केट, यहाँ से मैनेजमेंट को जो है मार्केट के बारे में पता लगता है, वो मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं एंड प्लान फ्यूचर स्ट्रेटजीज। द स्कोप इंक्लूड्स, अब स्कोप के अंदर आता है मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड कस्टमर सर्विस। रिसर्च इज़ नीडेड इन बिजनेस, रिसर्च की बिजनेस के अंदर ज़रूरत है क्योंकि मार्केट्स, अभी क्या हो रहा है, मार्केट कितना जल्दी चेंज हो रही है, ट्रेंड्स, एक ट्रेंड को आए हुए 10-15 दिन नहीं होते हैं कि दूसरा ट्रेंड चल पड़ता है। अब वो ट्रेंड आप किसी चीज़ का ले लो, आप अटायर का ले लो, गानों का ले लो, लाइफस्टाइल का ले लो, ठीक है, डिज़ाइंस का ले लो, हर चीज़ बदलती रहती है। तो अब इसी टाइम में जो मार्केट रिसर्च है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स, रिड्यूसिंग रिस्क एंड इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन अनदर सिटी, किसी भी दूसरी सिटी में नया ब्रांच खोलने से पहले कंपनी जो है वो डिमांड की रिसर्च करती है कि कितनी डिमांड है हमारी प्रोडक्ट्स की, कस्टमर बिहेवियर क्या है और कंपटीशन कैसा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन बिजनेसेस, रिसर्च इज़ यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस। रिसर्च का इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा एरियाज में होता है बिजनेस के एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन मार्केट रिसर्च, इसका मार्केट रिसर्च में बहुत ज़्यादा मदद होता है टू नो द कस्टमर प्रेफरेंस एंड बाइंग हैबिट। यहाँ से आपको कस्टमर प्रेफरेंस और बाइंग हैबिट के बारे में पता चलता है। इट सपोर्ट्स प्रोडक्टिव डेवलपमेंट बाय हेल्पिंग कंपनीज डिज़ाइन प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। ये जो है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है कंपनीज़ को डिज़ाइन करने में, क्या, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कस्टमर की ज़रूरत की हों। रिसर्च इज़ ऑल्सो यूजफुल इन प्राइसिंग डिसीजंस, रिसर्च का काम डिसीजन की मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग करने में भी काम आता है। एडवर्टीजमेंट, मेजरिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूविंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉफ़ी शॉप में कंडक्ट अ सर्वे, एक सर्वे कंडक्ट करेगी जहाँ पर कस्टमर्स को बुलाइए एंड फाइंड द कस्टमर्स वांट हेल्दी ड्रिंक्स ऑप्शंस। अब वो ऐसे कस्टमर्स को देखेंगी जो खुद से चल के आ रहे हैं हेल्दी चीज़ें खाने के लिए। इस रिसर्च के बेसिस पर वो नई ड्रिंक्स को ऐड करेंगे और कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सेल्स के लिए काम करेंगे। फंडामेंटल, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च विद examples, basic and applied research with examples. Research can be broadly divided into basic search. अब देखो रिसर्च को काफ़ी तरीके से बांटा जा सकता है, रिसर्च में भी एंड अप्लाइड रिसर्च में भी। बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च इज़ डन टू इंक्रीज नॉलेज एंड डेवलप थ्योरीज। बेसिक जो रिसर्च है वो नॉलेज बढ़ाने के लिए की जाती है और थ्योरीज बनाने के लिए की जाती है। इसका मेन पर्पज़ होता है इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, ठीक है। इट डज़ नॉट ऑलवेज गिव इमीडिएट प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, हमेशा आपको तभी के तभी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो टू अंडरस्टैंड वाई पीपल प्रेफर सर्टेन ब्रांड्स इन बेसिक रिसर्च के अंदर क्यों कुछ लोग एक ही ब्रांड के पीछे पागल हुए रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप ये पता करना चाहते हैं कि क्यों एक ही ब्रांड के साथ लोग इतने लॉयल हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च इज़ डन टू सॉल्व अ रियल बिजनेस प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च को किया जाता है एक असली बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल यूज़, वो प्रैक्टिकल यूज़ पे फोकस करता है एंड हेल्प्स मैनेजमेंट टेक एक्शंस। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू नो व्हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इज हाई, जब एक कंपनी जानना चाहती है कि क्यों एम्प्लॉय टर्नओवर हाई है एंड कंडक्ट अ स्टडी टू सॉल्व दिस इशू, इट इज़ अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। जब देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। जब एक फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू नो एम्प्लॉय टर्नओवर, कि जब एक कंपनी जानना चाहती है कि क्यों एक कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, एंड कंडक्ट्स अ स्टडी टू सॉल्व दिस इशू, इट इज़ अप्लाइड
रिसर्च, ठीक है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों ज़रूरी होते हैं बिकॉज बेसिक रिसर्च से आपको नॉलेज मिलती है और अप्लाइड रिसर्च से आपको जो है ऐसी नॉलेज मिलती है जो किसी एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बेसिक रिसर्च जो है वो आपको नॉलेज देती है और अप्लाइड रिसर्च जो है वो आपको ऐसी नॉलेज देती है जिससे आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाओ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च शुड हैव सर्टेन क्वालिटीज़। गुड रिसर्च के अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए सो दैट इट्स रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड यूजफुल। इट शुड हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव सो दैट द प्रॉब्लम इज़ प्रॉपरली अंडरस्टूड। इसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि समझने वाले को पता लग सके कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसको अच्छे से समझ सके। इट शुड बी सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक होना चाहिए एंड वेल प्लान्ड होना चाहिए विद प्रॉपर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड होना चाहिए सो पर्सनल ओपिनियंस डू नॉट अफेक्ट रिजल्ट्स। गुड रिसर्च शुड ऑल्सो प्रोवाइड एक्यूरेट फाइंडिंग्स। एक अच्छी रिसर्च के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट फाइंडिंग्स होनी चाहिए एंड वैलिड कंक्लूजन होनी चाहिए फैक्ट्स के बेसिस पर। फाइनली इट शुड बी एथिकल होनी चाहिए, मीनिंग इट रिस्पेक्ट्स प्राइवेसी, अवॉइड्स हार्म एंड प्रेजेंट्स ऑनेस्ट रिजल्ट्स। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेक रिसर्च ट्रस्टवर्दी। यहाँ से हम जो रिसर्च है वो ट्रस्टवर्दी होती है एंड डिसीजन मेकिंग के लिए आसान होती है। टू कंक्लूड, रिसर्च इज़ प्लान्ड, ये एक प्लान्ड और एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है नॉलेज को गेन करने का एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इन बिजनेसेस इट हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड द मार्केट। यहाँ से मैनेजर्स की हेल्प करता है मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में एंड एक बेटर डिसीजंस को लेने में। इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड, इसकी स्कोप काफ़ी वाइड होती है बिकॉज इट अप्लाइज टू ऑल बिजनेस फंक्शंस। बेसिक रिसर्च डेवलप्स नॉलेज, बेसिक रिसर्च से आपके पास नॉलेज आती है और अप्लाइड रिसर्च से आप एक प्रैक्टिकल इशू का सॉल्यूशन निकालते हो। एक अच्छी रिसर्च जो स्टडी है वो क्लियर होती है, सिस्टमैटिक होती है, रिलायबल होती है एंड एथिकल होती है, ठीक है। देयरफॉर रिसर्च plays a very important role in the success and growth of every business organization. Moving on, chloromycetin experimental numerical क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन विद एग्जाम्पल। चलो भाई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड, एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर स्टडीज़ द इफेक्ट्स ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर। ये इफेक्ट देखते हैं कि किस वेरिएबल पर किसका क्या असर पड़ा कंट्रोलिंग कंडीशंस के अंदर। इस मेथड के अकॉर्डिंग वन फैक्टर इज़ अनचेंज्ड, एक फैक्टर वैसे का वैसा रहता है एंड इट्स इम्पैक्ट इज़ केयरफुली ऑब्जर्व्ड कि जब वो अनचेंज फैक्टर है तो उसके एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। यहाँ से हमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता चलता है, ठीक है। द क्लोरोमाइसिटिन एक्सपेरिमेंट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बिकॉज इट्स टेस्ट, ये टेस्ट करता है वेदर अ मेडिसिन क्रिएट्स अ रियल इफेक्ट ऑन पेशेंट। यहाँ से हमें पता लगता है कि क्या सच में किसी मेडिसिन से लोगों का फ़ायदा हो रहा है, किसी पे असर पड़ रहा है। दिस डिज़ाइन इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, मेडिकल, सोशल एंड साइंटिफिक रिसर्च। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिजनेस, मेडिकल, सोशल और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, ठीक है। मेन बॉडी पर चलते हैं। फर्स्ट वन इज़ मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक मेथड है इन विच द रिसर्चर चेंजेस वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज होता है और उसका जो असर है वो देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। द पर्पज़ इज़ टू नो, पर्पज़ होता है ये जानना कि वेदर वन फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट्स अनदर, क्या कोई चीज़ डायरेक्टली एक दूसरे को असर कर रही है, ठीक है, क्या कोई चीज़ डायरेक्टली एक दूसरे को असर कर रही है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यूजुअली 2 ग्रुप्स आर मेड, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट मिलता है और कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ऑब्जर्वेशन के बाद दोनों ग्रुप को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। यहाँ से रिसर्च एक्यूरेट होती है, रिलायबल कंक्लूजन होते हैं। इट इज़ यूजफुल होती है बिकॉज इट गिव्स क्लियर एविडेंस एंड रिड्यूसेस कन्फ्यूजन इन रिजल्ट्स। क्लोरोमाइसिटिन एक्सपेरिमेंटल न्यूमेरिकल। क्लोरोमाइसिटिन एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा और प्राइम एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के तहत जो रिसर्चर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि वेदर क्लोरोमाइसिटिन मेडिसिन, जो क्लोरोमाइसिटिन मेडिसिन है वो टाइफाइड के पेशेंट्स को जल्दी ठीक करती है कि नहीं करती है।
फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, ठीक है, उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है, 50 ईच, पहले को देते हैं क्लोरोमाइसिटिन और दूसरे को नहीं देते हैं। आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। सपोज 45 पेशेंट रिकवर्स इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के 45 पेशेंट ठीक हो जाते हैं एंड ओनली 30 रिकवर इन कंट्रोल गैप, और कंट्रोल गैप के अंदर रिकवर सिर्फ 30 ही करते हैं, ठीक है, 45 का जो सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन रिकवर 30 ही कर पाते हैं। द डिफरेंस शोज दैट क्लोरोमाइसिटिन हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 50 रिकवर्ड 45, रिकवरी रेट 90%, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप कितने थे, 50 थे, रिकवर 30 के, इसका क्या है 60%, डिफरेंस हो गया हमारा 30%। दिस शोज दैट क्लोरोमाइसिटिन इम्प्रूव्ड रिकवरी एंड प्रोवाइड्स अ cause and effect through experimentation. Main features of experimental research design. Experimental research design has some important features. अब इसके भी कुछ important features होते हैं. First one is there is control where outside factors are managed carefully. अब देखो यहाँ पर जो है कंट्रोल होता है जहाँ पर आउटसाइड फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैनेज किए जाते हैं. दिस इंक्रीजेज एक्यूरेसी, यहाँ से एक्यूरेसी बढ़ेगी. सेकेंड, देर इज़ मैनिपुलेशन वेयर द रिसर्चर चेंजेस वन वेरिएबल टू टेस्ट इट्स इफेक्ट. जहाँ पर एक वेरिएबल की जो पावर है उसको चेंज कर दिया जाता है ये जानने के लिए कि उसका अफेक्ट क्या हो रहा है. थर्ड इज़ ऑब्जर्वेशन वेयर रिजल्ट्स आर केयरफुली रिकॉर्डिंग. जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर रिजल्ट को रिकॉर्ड किया जाता है. फोर्थ इज कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स. फिफ्थ इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है विच हेल्प्स इन नोइंग वेदर वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर रिजल्ट. बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स, इन्हीं फीचर्स की वजह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कंसिडर्ड साइंटिफिक एंड डिपेंडेबल. एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. अब हम एग्जाम्पल्स पर आते हैं, ठीक है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ यूज इन मैनी एरियाज़. काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है. इन मेडिकल रिसर्च के अंदर जैसे कि क्लोरोमाइसिटिन जैसी मेडिसिन जो है उनको टेस्ट किया जाता है पब्लिक यूज़ से पहले, पब्लिक में देने से पहले उनका टेस्ट किया जाता है. बिजनेस के अंदर अ कंपनी में लॉन्च 2 एडवर्टीजमेंट्स इन डिफरेंट मार्केट्स. अलग अलग मार्केट में अलग अलग एडवर्टीजमेंट चलाती है ये देखने के लिए कि किसकी सेल बढ़ रही है. एजुकेशन के अंदर टीचर जो है वो 2 टीचिंग मेथड्स को कंपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स को कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर्स आर टेस्टेड ऑन क्रॉप्स टू चेक द ग्रोथ, ठीक है. इन सोशल रिसर्च रिसर्चर्स में स्टडी हाउ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम अफेक्ट्स द एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी. दीज एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये दिखाते हैं दैट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ यूजफुल इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ठीक है. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं. ये क्लियर और रिलायबल रिजल्ट देता है, डिसीजन मेकिंग करने में मदद करता है. इट आइडेंटिफाइज एग्जैक्ट कोज बिहाइंड द प्रॉब्लम के पीछे असली जो रीज़न क्या है. इट इज़ यूजफुल इन टेस्टिंग न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ को टेस्ट करने में मदद करता है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. हाउएवर देर आर सम लिमिटेशंस टू. अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. इट मे टेक मोर टाइम एंड मनी, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम और पैसा लग सकता है. समटाइम्स ऑल फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. सारी की सारी 100% चीज़ें एक साथ ऐसा हो वैसा तो हो नहीं सकता, ठीक है. तो कभी कभी जो है फैक्टर्स कंट्रोल नहीं किए जा सकते. ह्यूमन बिहेवियर मे ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के दौरान ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होता है, ठीक है. कुछ केसेस में एक्सपेरिमेंटल डिफ़िकल्ट हो जाते हैं प्रैक्टिकल और एथिकल रीजंस की वजह से. स्टिल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड्स ऑफ एक्यूरेट एनालिसिस. आज भी रिसर्च जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो भी एक सबसे मोस्ट यूजफुल मेथड है एक्यूरेट एनालिसिस का. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड. एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड है यूज्ड टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. द क्लोरोमाइसिटिन एक्सपेरिमेंट क्लियरली एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है कि हाउ ट्रीटमेंट एंड कंपैरिजन हेल्प्स इन फाइंडिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स. दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड. इस मेथड का बहुत इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन, बिजनेस, सोशल साइंस के अंदर. इवन दो इट हैज़ सम लिमिटेशन, इवन दो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इट इज़ हाईली इफेक्टिव फॉर टेस्टिंग एंड आइडियाज़ एंड मेकिंग करेक्ट रिसर्च डिसीजंस. व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम थ्योरी. हाइपोथेसिस क्या होता है और ये थ्योरी से कैसे अलग है. एक्सप्लेन इंडक्शन एंड डिडक्शन अप्रोचेस. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नल हाइपोथेसिस वर्सेस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं.
रिसर्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस. रिसर्च जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का. सोशल स्टडीज़ बिकॉज इट helps us understand facts and solve problems in a systematic way. ठीक है, ये रिसर्च जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का और सोशल स्टडीज़ का, क्योंकि ये हमें फैक्ट्स को समझने में मदद करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है एक सिस्टमैटिक तरीके से. ठीक है. While doing research, a researcher needs a clear direction. रिसर्च करते वक्त एक रिसर्चर को क्लियर डायरेक्शन चाहिए. For this, concepts like hypothesis, theory, induction and deduction are very useful. A hypothesis gives temporary answer to a research problem. एक research problem का temporary answer जो है वो hypothesis होता है. A theory explains relationships based. अब जो theory है वो explain करता है relationships को on the basis of facts and evidences. Induction and deduction are two important approaches. Induction और deduction तो important approaches होती है used to reach conclusions. Also, hypothesis दो तरह की होती है, एक null hypothesis और एक alternative hypothesis which helps in testing research results. मेन बॉडी पे आते हैं. ठीक है. मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड डिफरेंस फ्रॉम थ्योरी. हाइपोथेसिस एक टेम्परेरी स्टेटमेंट है या फिर अजम्पशन है मेड बाय रिसर्चर बिफोर कलेक्टिंग डाटा. डाटा कलेक्ट करने से पहले एक टेम्परेरी स्टेटमेंट और अजम्पशन को हम जो है हाइपोथेसिस कहते हैं. ये प्रिडिक्ट करता है. ठीक है, ये प्रिडिक्ट करता है पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. इट इज़ टेस्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च. ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के बेसिस पर हाइपोथेसिस को लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट. इंक्रीज, अगर एडवर्टीजमेंट बढ़ी तो सेल्स बढ़ी, एक हाइपोथेसिस हो गया. ठीक है. हाँ जी. अ थ्योरी इज़ वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन. एक थ्योरी वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन होता है बेस्ड ऑन रिपीटेड टेक्सटिंग फैक्ट्स एंड एविडेंसेस. यानी कि जो एक थ्योरी होती है वो बिल्कुल 100% ट्रू होती है. ठीक है, और वो ट्रस्टेबल होती है किसी भी बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए. तो देखो, हाइपोथेसिस तो होता है एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट जो आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाते हो, और थ्योरी एक वेल डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी रिपीटेड टेस्टिंग फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे. इट एक्सप्लेन्स वाई एंड हाउ समथिंग हैपन्स. क्यों और कैसे कुछ होता है. अ थ्योरी इज़ ब्रॉडर. ब्रॉड होती है, मोर परमानेंट होती है देन अ हाइपोथेसिस. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी. हाइपोथेसिस और थ्योरी के बीच में क्या फ़र्क होता है. हाइपोथेसिस एक टेम्परेरी अजम्पशन होता है और थ्योरी एक प्रूव्ड एक्सप्लेनेशन होता है. हाइपोथेसिस जो है रिसर्च के अंदर टेस्ट की जाती है और थ्योरी जो है बहुत सारी टेस्ट के बाद डेवलप की जाती है. हाइपोथेसिस नैरो और स्पेसिफिक होती है, थ्योरी ब्रॉड होती है. हाइपोथेसिस में भी हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्टेड भी हो सकती है, रिजेक्टेड भी हो सकती है. थ्योरी एक्सेप्टेड होती है until new evidences appear. Thus, hypothesis begins the research. Hypothesis से रिसर्च चालू होती है और थ्योरी जो है वो डेवलप करती है रिसर्च फाइंडिंग्स के बाद. ठीक है. null hypothesis and alternative hypothesis. A hypothesis can be of two types. First is null hypothesis. ठीक है, जिसको हम HO से भी रिप्रेजेंट करते हैं. It states that there is no relationship or no difference between variables. Null hypothesis कहता है कि ना तो कोई relationship है ना कोई difference है किन्हीं भी दो variables के बीच में. ये assume करता है कि that any result happens by chance. Null hypothesis कहता है कि कोई भी result जो वो chances के basis पर होता है. ठीक है. एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट हैज़ नो इफेक्ट ऑन सेल्स. ऐसा किसका कहना है? नल हाइपोथेसिस का. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है कि देर इज़ अ रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स. ये कहती है कि रिलेशनशिप होती है और डिफरेंस भी हो सकता है. इट इज़ ऑपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस का उल्टा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेज सेल्स. ठीक है. फ़र्क क्या है दोनों में? नल हाइपोथेसिस कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव कहती है कि फ़र्क पड़ेगा. नल कहती है कि इज़ टेस्टेड फर्स्ट इन रिसर्च. नल को पहले टेस्ट किया जाता है. इफ़ नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड, अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है. दोनों रिसर्चर की मदद करती हैं डिसीजन को बनाने के लिए. ठीक है. दीज हाइपोथेसिस आर यूजफुल इन स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग्स एंड हेल्प इन रीचिंग रिलायबल कंक्लूजन्स. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडक्शन अप्रोच. इंडक्शन मीन्स मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन. एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन तक पहुंचना ही इंडक्शन अप्रोच होती है.
इस मेथड के तहत द रिसर्चर फर्स्ट कलेक्ट्स फैक्ट्स, जो रिसर्चर है वो पहले फैक्ट्स को कलेक्ट करेगा, पैटर्न्स को स्टडी करेगा और फिर एक जनरल थ्योरी बनाएगा. एग्जाम्पल, रिसर्चर स्टडीज़ मैनी बिजनेसेस, एक रिसर्चर बहुत सारी बिजनेसेस को स्टडी करता है, नोटिस करता है दैट कंपनीज गिविंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग हैव बेटर परफॉर्मेंस, कि भाई कंपनी जिन लोगों को ट्रेनिंग दे रही है उन पर कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा. आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, बार बार उस प्रोसेस को देखने के बाद वो कंक्लूड करता है कि ट्रेनिंग जो है वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है. फीचर्स ऑफ इंडक्शन, स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, डाटा पहले कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, थ्योरी बाद में बनाई जाती है, एंड यूजफुल इन डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़. दिस अप्रोच इज़ फ्लेक्सिबल, ये अप्रोच फ्लेक्सिबल है एंड हेल्प्स व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू एक्सप्लोर अ न्यू सब्जेक्ट. डिडक्शन अप्रोच, डिडक्शन मीन्स, डिडक्शन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम जनरल थ्योरी टू स्पेसिफिक कंक्लूजन, जनरल थ्योरी से कंक्लूजन तक पहुंचना, स्पेसिफिक कंक्लूजन तक. हियर द रिसर्चर स्टार्ट्स विद थ्योरी और अजम्पशन, यहाँ से रिसर्चर थ्योरी या अजम्पशन के साथ शुरू होता है, एंड देन टेस्ट इट्स यूजिंग फैक्ट्स एंड डाटा. अ थ्योरी सेज, एक थ्योरी कहती है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव्स लॉयल्टी. रिसर्चर स्टडीज़ कस्टमर ऑफ वन कंपनी, एक कंपनी के कस्टमर्स को स्टडी करते हैं एंड चेक्स वेदर दिस इज ट्रू, ठीक है. फीचर्स ऑफ डिडक्शन, स्टार्ट्स विद थ्योरी और अजम्पशन, थ्योरी और अजम्पशन से शुरू होता है, हाइपोथेसिस जो है पहले बनाया जाता है, ठीक है, डेटा इज कलेक्टेड लेटर, रिजल्ट कन्फर्म और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. This method is used when the researcher wants to test existing theories. जब रिसर्चर एग्जिस्टिंग थ्योरीज को टेस्ट करना चाहता है तो इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड बोथ अप्रोच इन रिसर्च. दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज दे मेक रिसर्च साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड. हाइपोथेसिस जो है क्लियर डायरेक्शन देती है स्टडी करने के लिए, ठीक है. थ्योरी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन देती है और अंडरस्टैंडिंग देती है. इंडक्शन हेल्प्स क्रिएट न्यू आइडियाज़ एंड थ्योरीज. डिडक्शन हेल्प्स टेस्ट थ्योरीज प्रैक्टिकली. null and alternative hypothesis is hypothesis help in decision making, ठीक है. इन बिजनेस रिसर्च दीज आर वेरी यूज़फुल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यूज़फुल है कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करने में, सेल्स, मार्केट ट्रेंड्स एंड एम्प्लॉई परफॉर्मेंस. इन कंक्लूजन, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. हाइपोथेसिस से आपको टेम्परेरी आंसर मिलेगा और थ्योरी जो है एक टेस्टेड एक्सप्लेनेशन देती है, ठीक है. नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हेल्प इन चेकिंग रिजल्ट्स. नल और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपको एक्सप्लेनेशन टेस्ट करने में मदद करते हैं, रिजल्ट को चेक करने में मदद करते हैं. इंडक्शन एंड डिडक्शन आर टू यूजफुल अप्रोचेस. इंडक्शन और डिडक्शन दो यूजफुल अप्रोचेस होती हैं जो कि रिसर्चर की मदद करती हैं एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचने में. टुगेदर दे मेक द रिसर्च मोर सिस्टमैटिक. यहाँ से रिसर्च जो है और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक, मीनिंगफुल और रिलायबल हो जाती है. दीज कॉन्सेप्ट्स आर वाइडली यूज्ड इन बिजनेस रिसर्च एंड हेल्पिंग बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है. Define and differentiate between concept, contrast and proposition with examples. Explain the relationship between concept theory and hypothesis in research. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट और एनालाइज करने का, एक प्रॉब्लम को समझने के लिए एंड यूजफुल कंक्लूजन निकालने के लिए, ठीक है. हर एक रिसर्च स्टडी के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो रिसर्चर की मदद करते हैं नॉलेज को बढ़ाने के लिए और आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए. ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आता है कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट, प्रोपोजिशन, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस. ये क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से और हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च टॉपिक इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है. रिसर्चर फर्स्ट आइडेंटिफाइज अ कॉन्सेप्ट. एक रिसर्चर जो है वो पहले कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसका एक कंस्ट्रक्ट बनाएगा, ठीक है. कनेक्ट्स आइडियाज थ्रू प्रोपोजिशंस के थ्रू कनेक्ट करेगा, थ्योरी बनाएगा एंड फाइनली टेस्ट इट थ्रू द हाइपोथेसिस. देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स इज इंपॉर्टेंट. इन टर्म्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च एंड मेक द स्टडी मोर साइंटिफिक एंड मीनिंगफुल. मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे. मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट्स रोल इन रिसर्च. कॉन्सेप्ट एक जनरल आइडिया होता है और अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग, ठीक है. ये फिनोमिना, ऑब्जेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट
द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। भाई ऐसे फिनोमिना, ऑब्जेक्ट जिनको रिसर्चर पढ़ना चाहता है, स्टडी करना चाहता है। कॉन्सेप्ट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टॉपिक को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है सही से, एंड गिव डायरेक्शन टू रिसर्च। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल है प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन्फ्लेशन, लीडरशिप, एजुकेशन एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। दीज आर ब्रॉड आइडियाज, ये ब्रॉड आइडियाज होते हैं एंड कैन बी अंडरस्टूड इन जनरल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज इट शोज द फीलिंग्स ऑफ अ कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू कस्टमर्स अपनी फीलिंग्स बताते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विस को लेकर। ठीक है, रिसर्च के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज दे प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट को जो है हमें बताते हैं। विदाउट कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट के द रिसर्चर कैन नॉट डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी स्टडीड। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्ट and difference from concept. A construct is a concept, एक concept होता है that is specifically defined for research and can be measured. It is more specific than a concept. concept से भी ज़्यादा specific होता है, while a concept is a general idea. concept एक general idea होता है, construct एक scientific meaning होता है उस idea का. For example, motivation एक concept है, but when a researcher measures motivation, जब एक researcher motivation को measure करता है attendance, performance और willingness to work के through, it becomes a construct. Similarly, intelligence, attitude और job satisfaction ये construct होते हैं because researchers define and measure them through indicators. Difference between concept and construct. Concept is a broad and general. Construct is specific and measurable. Concept broad और general होता है, जो construct है वो specific और measurable होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग देता है एंड कंस्ट्रक्ट हेल्प्स इन टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग। दस कंस्ट्रक्ट मेक्स कंसेप्ट प्रैक्टिकल एंड रिसर्च। मीनिंग ऑफ प्रोपोजिशन विद एग्जांपल्स। प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक्सप्लेन करती है द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कॉन्सेप्ट्स और कॉन्स्ट्रक्ट्स। ठीक है, इट टेल्स हाउ वन वेरिएबल इज कनेक्टेड विद अनदर, कैसे एक वेरिएबल दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, हायर एम्प्लॉय मोटिवेशन इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बेटर सर्विस क्वालिटी इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये जो स्टेटमेंट है दो आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं और एक रिलेशनशिप दिखाते हैं उनके बीच में। अब प्रोपोजिशन इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो बना होता है, बट इज़ नॉट डायरेक्टली टेस्टेड इन द बिगिनिंग। इन रिसर्च प्रोपोजिशंस आर यूजफुल। प्रोपोजिशंस यूजफुल होती हैं बिकॉज दे हेल्प द रिसर्चर बिल्ड एक्सप्लेनेशंस। दे ऑल्सो बिकम द बेस फॉर थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, These three are strongly connected in research. ये रिसर्च के अंदर strongly connected होते हैं. The process usually starts with a concept. Concept से शुरू होता है. The researcher identifies an idea like leadership or sales growth. Then many related concept are organized into a theory. बहुत सारी related concept को theory में लाया जाता है. A theory explains why and how things happen. एक theory हमें बताती है कि क्यों और कैसी चीज़ें होती हैं. Example, a theory may say that employee motivation improves work performance. एक theory कह सकती है कि भी employee motivation अगर अच्छा हो तो work performance बढ़ता है because motivated employees work with more dedication. From थ्योरी से द रिसर्चर डेवलप्स अ हाइपोथेसिस. रिसर्चर जो है एक हाइपोथेसिस को डेवलप करता है. अ हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट. एग्जांपल, थ्योरी, मोटिवेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. हाइपोथेसिस, एम्प्लॉयज विद हाई मोटिवेशन अचीव बेटर परफॉर्मेंस देन एम्प्लॉयज विद लो मोटिवेशन. रिलेशनशिप क्या है? कॉन्सेप्ट आया, फिर थ्योरी आई, फिर हाइपोथेसिस की गई, टेस्टिंग आया, फिर रिजल्ट आया. ठीक है, यही दिखाता है दैट द कॉन्सेप्ट क्रिएट हाइपोथेसिस. कॉन्सेप्ट से हाइपोथेसिस बनती है और थ्योरीज जो है वो हाइपोथेसिस की प्रैक्टिकल टेस्टिंग का कारण होती है. इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स इन रिसर्च. अब इन एलिमेंट्स का रिसर्च में कितना इंपॉर्टेंस है? कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट्स, प्रोपोजिशंस, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस ये सभी ज़रूरी होते हैं बिकॉज दे मेक रिसर्च सिस्टमैटिक एंड रिलायबल. क्योंकि ये जो है रिसर्च को सिस्टमैटिक और रिलायबल बनाते हैं. उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे गिव क्लियर डायरेक्शन टू द स्टडी. स्टडी को क्लियर डायरेक्शन देते हैं. दे हेल्प इन डिफाइनिंग वेरिएबल्स प्रॉपरली. ठीक है, दे कनेक्ट आइडियाज़ लॉजिकली. दे हेल्प इन फॉर्मिंग टेस्टेबल स्टेटमेंट्स. दे मेक कंक्लूजन्स मोर साइंटिफिक एंड मीनिंगफुल. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस रिसर्च ऑन कस्टमर लॉयल्टी. कॉन्सेप्ट लॉयल्टी, कंस्ट्रक्ट रिपीट परचेज बिहेवियर, प्रोपोजिशन गुड सर्विस इंक्रीजेज लॉयल्टी. थ्योरी का निकली वहाँ से कस्टमर सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी. हाइपोथेसिस क्या निकली? सेटिस्फाइड कस्टमर्स बाय अगेन more often. This step-by-step process improves the quality of the research. To conclude, concept, construct, proposition, theory and hypothesis एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है रिसर्च का. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जो है वो जनरल आइडिया देता है.
कंस्ट्रक्ट उसे मेजरेबल बनाता है, और प्रोपोजिशन एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप को वो एक्सप्लेन करता है। ये जो रिलेशनशिप है ये थ्योरी को डेवलप करने में मदद करी, और थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग बन जाता है। ऑल दीज एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मेक रिसर्च मोर ऑर्गेनाइज, क्लियर एंड साइंटिफिक। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग देम इज नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिव रिसर्च एंड रीचिंग करेक्ट कंक्लूजन्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड एकेडमिक्स। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। चलो भाई, रिसर्च डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का, क्योंकि इट गिव्स अ प्रॉपर प्लान टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। ठीक है, प्रॉपर प्लान देता है कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है और उससे एनालाइज करना है। इट हेल्प्स द रिसर्चर इन कंडक्टिंग द स्टडी इन अ सिस्टमैटिक वे। ये रिसर्चर की मदद करता है स्टडी को एक सिस्टमैटिक वे में करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन इज़ मेनली यूज्ड, इसे यूज़ किया जाता है व्हेन अ रिसर्चर वांट्स टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जब वो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता करना चाहता हो। इट स्टडीज़, ये दिखाता है हाउ वन वेरिएबल अफेक्ट्स अनदर, कैसे एक वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट करता है बाय चेंजिंग वन फैक्टर एंड कीपिंग अदर्स अंडर कंट्रोल। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन, एक इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन होता है जिसकी मदद से रिसर्चर स्टडी द सेम पीपल, सेम लोगों को या फिर सेम टॉपिक को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो स्टडी करते हैं। यहाँ से इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग चेंजेस एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम। बोथ डिज़ाइंस आर यूजफुल इन बिजनेस एंड सोशल साइंस। दोनों के दोनों जो डिज़ाइंस है वो यूजफुल होते हैं बिजनेस के अंदर भी और सोशल साइंस रिसर्च के अंदर भी, क्योंकि वो एक रिलायबल और प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें देते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक साइंटिफिक मेथड होता है रिसर्च का, जिसके थ्रू रिसर्चर जो है एक वेरिएबल को चेंज करते हैं और ये देखते हैं कि उसका दूसरे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे दूसरे के ऊपर असर क्या पड़ रहा है। ठीक है, वेरिएबल जो बदलता है भाई, जो मतलब कि एक को बदलने से दूसरा भी बदल जाता है, तो उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और एक ऐसा वेरिएबल दैट इज़ मेजर्ड, उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल दैट इज मेजर्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इट्स मेन पर्पज इज टू आइडेंटिफाई कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। द रिसर्चर कंट्रोल्स आउटसाइड फैक्टर्स, रिसर्चर आउटसाइड फैक्टर्स को कंट्रोल करता है सो दैट द रिजल्ट बिकम्स एक्यूरेट। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस, ये बिजनेस के अंदर कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, एजुकेशन, मेडिसिन एंड साइकोलॉजी। एग्जाम्पल, अ कंपनी वॉन्ट्स टू नो वेदर गिविंग डिस्काउंट्स इंक्रीजेज सेल्स। एक कंपनी जानना चाहती है कि डिस्काउंट देने से क्या सेल बढ़ जाएगी। इट ऑफर्स डिस्काउंट्स इन वन स्टोर। एक जो है डिस्काउंट ऑफर करती है एक स्टोर में। ठीक है, एक स्टोर में ऑफर करती है, दूसरे में नहीं करती। देन कंपेयर सेल, और फिर उन दोनों की सेल को कंपेयर करती है। तो यहाँ से कंपनी जो है वो समझ जाती है कि डिस्काउंट देने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन 3 तरह की होती है। ए, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रिसर्चर जो है ग्रुप को स्टडी करता है बिफोर एंड आफ्टर गिविंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देने से पहले और ट्रीटमेंट देने के बाद वो जो है इसको स्टडी करता है, बट देयर इज़ लेस कंट्रोल ओवर आउटसाइड फैक्टर्स। आउटसाइड फैक्टर्स के ऊपर कम कंट्रोल रहता है, ये सिंपल और कम एक्सपेंसिव होता है। अ टीचर गिव्स ट्रेनिंग सेशंस टू स्टूडेंट्स एंड चेक्स परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर द सेशन। एक टीचर जो है वो ट्रेनिंग सेशन देता है स्टूडेंट्स को और चेक करता है कि उसका बच्चों पर क्या असर हुआ है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये सबसे साइंटिफिक टाइप का डिज़ाइन है, जिसके अंदर रैंडम सिलेक्शन होता है और एक प्रॉपर कंट्रोल ग्रुप बनाए जाते हैं। इट गिव्स मोर रिलायबल रिजल्ट्स। ठीक है, अ बिजनेस टेस्ट इज़ बिजनेस टेस्ट, एक बिजनेस जो है वो टेस्ट करता है कि नई एडवर्टीजमेंट को विद वन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स वाइल अनदर ग्रुप सीज द ओल्ड एडवर्टीजमेंट, देन कंपेयर रिस्पॉन्सेज, फिर रिस्पॉन्सेज को कंपेयर करता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इस डिज़ाइन के तहत जो रिसर्चर है वो स्टडी करता है इफेक्ट्स को विदाउट फुल रैंडम सिलेक्शन। इट इज़ यूजफुल व्हेन कंप्लीट कंट्रोल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल, अ कंपनी चेंजेस ऑफिस टाइमिंग्स इन वन ब्रांच, एक ब्रांच के अंदर ऑफिस टाइमिंग चेंज कर देती है, एंड कंपेयर्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी विद अनदर ब्रांच। मीनिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च मीन्स कलेक्टिंग डाटा को कलेक्ट करना सेम ग्रुप लोगों से एंड टॉपिक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय तक एक तरह के लोगों से जो है डाटा लेते रहना।
दिस टाइम, ये महीने भी हो सकते हैं, साल भी हो सकते हैं. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम, कि कैसे समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं. दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी. ये तभी यूजफुल होता है जब जो रिसर्चर है वो स्टडी करना चाहता हो ग्रोथ, डेवलपमेंट, कस्टमर बिहेवियर, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और मार्केट ट्रेंड्स. ठीक है. एग्जाम्पल, अ कंपनी स्टडीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एवरी ईयर फॉर 5 years. एक कंपनी जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को 5 साल तक हर साल चेक कर रही होती है, ये देखने के लिए कि कैसे ओपिनियंस बदलते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ लॉन्जाइट्यूडनल रिसर्च. लॉन्जाइट्यूडनल रिसर्च जो है वो 3 तरह की होती है. ट्रेंड स्टडी, ये इट स्टडीज़ चेंजिंग इन जनरल पॉपुलेशन ओवर टाइम. जनरल पॉपुलेशन ओवर टाइम के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो स्टडी करती है. जैसे स्टडीइंग बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर एवरी ईयर. फिर होता है कोहोर्ट स्टडी. इट स्टडीज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन फीचर. ऐसे लोगों को वो स्टडी करती है जो कॉमन फीचर को करते हैं. जैसे स्टडीइंग एम्प्लॉयज़ हु ज्वाइन कंपनी इन द सेम ईयर. फिर आता है पैनल स्टडी. इट स्टडीज़ द सेम पीपल अगेन एंड अगेन ओवर टाइम. एक ही तरह के लोगों को बार बार जो है स्टडी करना है. जैसे कि टेकिंग फीडबैक फ्रॉम सम कस्टमर्स ओवर 6 months. ऐसे लोगों से वो फीडबैक लेना जो कि 6 महीने से ज़्यादा एक ही जगह से शॉपिंग कर रहे हैं. दीज टाइप्स हेल्प्स रिसर्चर, ये रिसर्चर की मदद करते हैं लॉन्ग टर्म चेंजेस को समझने में एंड मेक बेटर डिसीजंस. ठीक है. इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड लॉन्जाइट्यूडनल रिसर्च. ठीक है. बोथ रिसर्च डिज़ाइंस आर वेरी यूजफुल इन बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं, अकेडमिक्स के अंदर भी. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हेल्प्स इन टेस्टिंग आइडियाज़, फाइंडिंग द इफेक्ट ऑफ डिसीजंस, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो आइडियाज़ को टेस्ट करने में मदद करता है, इफेक्ट ऑफ डिसीजन जानने में मदद करता है, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स. ये हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है बिकॉज वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड. लॉन्जाइट्यूडनल रिसर्च हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस. ये हमें लॉन्ग टर्म चेंजेस स्टडी करने में मदद करता है. कस्टमर ट्रेंड्स, एम्प्लॉय ग्रोथ एंड मार्केट डेवलपमेंट. इट गिव्स डीप नॉलेज बिकॉज डेटा इज कलेक्टेड ओवर टाइम. बोथ मेथड्स हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग करने में मदद करते हैं, प्लानिंग फ्यूचर स्ट्रेटजीज एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. To conclude, experimental research design and longitudinal research are very important methods of research. Experimental design helps in finding cause and effect relationship. Cause and effect relationship पता करने में मदद करता है by controlling variables. Longitudinal research helps in studying changes over long period of time. Both methods provide useful and reliable information. ठीक है. In business research, they help ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स क्लियरली. ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करते हैं दिक्कत को सही तरीके से समझने में, बेटर डिसीजन बनाने में एंड अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस. देयरफॉर दीज रिसर्च डिज़ाइंस आर वेरी वैल्यूएबल इन रिसर्च के अंदर बहुत वैल्यूएबल होते हैं एंड प्रैक्टिकल बिजनेस सिचुएशंस. एक्सप्लेन लिंकर्ट स्केल एंड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. ठीक है. एक्सप्लेन 4 प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विद एग्जाम्पल. चलो भाई, मेजरमेंट स्केल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे हेल्प द रिसर्चर कलेक्ट डाटा इन अ प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे. वो रिसर्चर की मदद करते हैं डाटा को एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करने की. दे मेक इन्फॉर्मेशन ईजी टू अंडरस्टैंड. वो इन्फॉर्मेशन को आसान बना देते हैं समझने के लिए और कंपेयर करने के लिए. डिफरेंट स्केल्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डाटा. डाटा की टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग स्केल का प्रयोग होता है. रिसर्च के अंदर जो 4 प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है वो है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो. इनके अलावा रिसर्चर जो है लिंकर्ट स्केल और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं टू मेजर ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल. These scales help in collecting reliable data for analysis and decision making. ठीक है. मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल इज़ द सिंपलेस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट की सबसे सिंपल स्केल होती है. इट इज़ यूज टू क्लासीफाई डाटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. इसका इस्तेमाल किया जाता है डाटा को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करने का. ठीक है. हाँ जी. इट इज़ इन दिस स्केल, इस स्केल के अकॉर्डिंग नंबर्स में बी गिवन टू कैटेगरीज. नंबर्स को जो है कैटेगरीज को दिया जा सकता है बट दीज नंबर्स ओनली एक्ट एज लेबल एंड हैव नो मैथमेटिकल वैल्यू. ठीक है. जैसे कि जेंडर मेल फीमेल होता है, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड. ठीक है. हाँ जी. दिस स्केल ओनली टेंसेस द नेम एंड कैटेगरी ऑफ द डाटा. ये सिर्फ नाम और कैटेगरी बता रही है, ये हमें नहीं दिखा रही है रैंक क्या और क्वांटिटी क्या है. It is mainly useful when the researcher wants to identify and group information. Next is ordinal scale. ऑर्डिनल स्केल जो वो डाटा को अरेंज करती है ऑर्डर और रैंक के बेसिस पे.
ये हमें बताता है विच आइटम इज़ हायर, कौन ऊपर है कौन नीचे है देन अनदर, बट इट डज नॉट टेल द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन दैम, उनके बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं बताता है, ठीक है। रैंक इन क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गुड बेटर बेस्ट, इनकम ग्रोथ, लो मीडियम हाई, ठीक है। दिस स्केल इज़ यूजफुल, ये स्केल तभी यूजफुल होती है व्हेन कंपैरिजन इज नीडेड। द रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड ऑर्डर और प्रेफरेंस, रिसर्चर ऑर्डर और प्रेफरेंस को जो है अंडरस्टैंड कर सकता है बट कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द रैंकिंग्स। इंटरवल एंड रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल मेजर्स डाटा इन इक्वल यूनिट्स, इंटरवल स्केल मेजर को जो इक्वल यूनिट्स उनको मेजर करता है। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज इज मीनिंगफुल, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो मीनिंगफुल है बट देर इज़ नो ट्रू जीरो, उनके बीच में कोई असली मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी के बीच में डिस्टेंस जीरो है, ठीक है, कुछ ना कुछ रहता ही है चाहे कितना भी जीरो दिखा लो, जैसे कि टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कैलेंडर ईयर, ठीक है। रेशियो स्केल ऑल्सो हैज़ इक्वल इंटरवल्स, इसके भी इक्वल इंटरवल्स होते हैं बट इंक्लूसिव टू जीरो, इसके अंदर एक्चुअल में जीरो आता है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर पॉसिबल, और इसी की वजह से सारे मैथमेटिकल कंक्लूजन जो कैलकुलेशंस है वो पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल हाइट, वेट, एज, इनकम, ठीक है। दीज स्केल्स आर मोर एक्यूरेट और डिटेल, ये ज़्यादा एक्यूरेट और डिटेल्ड होती हैं। रिसर्चर्स यूज दैम व्हेन कैलकुलेशन एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड। लिंकर्ड स्केल, लिंकर्ड स्केल इज़ यूज टू मेजर ओपिनियंस, एटीट्यूड एंड फीलिंग्स, ओपिनियन, एटीट्यूड और फीलिंग्स को ये मेजर करने के लिए होता है। इन दिस स्केल रिस्पोंडेंट्स चूज वन आंसर फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑप्शन, एक सेट ऑफ ऑप्शन में उन्हें एक जो है आंसर चूज करना होता है, दैट शोज द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। कॉमन एग्जाम्पल स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। ये तो आपने खुद भी देखा होगा, आपसे मांगते हैं रिव्यू, मांगते हैं यूट्यूब वाले, ठीक है। एग्जाम्पल स्टेटमेंट, ऑनलाइन क्लासेज आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, रिस्पोंडेंट सेलेक्ट वन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। लाइकर्ट स्केल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू यूज़, इसे समझना भी आसान है, इस्तेमाल करना भी आसान है। इट हेल्प्स रिसर्चर, ये रिसर्चर की मदद करती है टू कलेक्ट ओपिनियन फ्रॉम मैनी पीपल क्विकली, जल्दी जल्दी लोगों से सही ओपिनियन कलेक्ट करना। इट इज़ वाइडली यूज इन बिजनेस, रिसर्च, एजुकेशन एंड सर्विस। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल मेजर्स एटीट्यूड बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स एट बोथ एंड्स, अपोजिट वर्ड्स को दोनों एंड्स पर यूज़ करके ये जो है ये एक सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है उसको मेजर करता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे गुड है, यहाँ पे बैड है, तो ये अपोजिट हो गए ना। द रिस्पोंडेंट मार्क्स द पोजीशन बिटवीन द टू अपोजिट एडजेक्टिव, जो रिस्पोंडेंट है वो उनके बीच में ऐसे उसको मार्क को क्लिक करता है जो कि उनके बीच में रिप्रेजेंट कर रहे बिटवीन द टू ऑब्जेक्टिव्स एडजेक्टिव्स, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर अ प्रोडक्ट अ कस्टमर मे मार्क बिटवीन एक्सीलेंट एंड पुअर, एक्सीलेंट और पुअर के बीच में वो मार्क कर सकता है। दिस स्केल हेल्प्स मेजर फीलिंग्स एंड इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट, फीलिंग्स और इमेज करने के लिए ये यूजफुल होता है ब्रांड और सर्विस। इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ पीपल थिंक अबाउट समथिंग, ठीक है। मेजरमेंट स्केल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बिकॉज दे हेल्प इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा करेक्टली, ये हमें जो है मदद करते हैं एनालाइज करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए डाटा को, ठीक है। द 4 प्राइमरी स्केल्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो हेल्प मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, अलग अलग तरह के डाटा को ये जो है मेजर करने में हेल्प करते हैं, लाइक स्केल एंड सिमेंटिक, ठीक है। डिफरेंशियल स्केल आर ऑल्सो यूजफुल फॉर मेजरिंग ओपिनियंस एंड एटीट्यूड, डिफरेंशियल स्केल का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओपिनियंस और एटीट्यूड को मेजर करने के लिए। दीज स्केल्स मेक द रिसर्च मोर सिमेंटिक, यहाँ से रिसर्च काफ़ी सिमेंटिक हो जाती है, एक्यूरेट एंड यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देयरफॉर दे आर वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड सोशल साइंस रिसर्च। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एक्सप्लेन assumptions related to non-pragmatic tests, ओके। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज़ करेक्ट एंड यूजफुल, इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है वो करेक्ट और यूजफुल होनी चाहिए। इसके लिए फॉर दिस रिसर्चर्स यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड
वैलिडिटी. रिलायबिलिटी मीन्स गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन. बार बार अच्छे रिजल्ट्स लाना, अच्छे नहीं कंसिस्टेंट, कि भाई वही रिजल्ट बार बार आता रहे, अच्छा हो चाहे बुरा हो. वैलिडिटी का मतलब होता है करेक्ट चीज़ को मेजर करना. एट द सेम टाइम रिसर्चर्स ऑल्सो यूज नॉन प्रैग्मेटिक टेस्ट. रिसर्चर जो है वो भी नॉन प्रैग्मेटिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं व्हेन डेटा डज नॉट फॉलो द नॉर्मल स्टेटिस्टिकल रूल्स. दीज टेस्ट्स ऑल्सो हैव सम assumptions. अब इनके भी कुछ assumptions होते हैं. बोथ दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च. मेन बॉडी से चलेंगे. मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी. Reliability means consistency of result. If a test or research tool gives same result दे हर बार under similar conditions, it is reliable. Reliable tool reduces error यहाँ से गलतियाँ कम होती है और एक stable findings हमें मिल जाती हैं. For example, if a weighing machine shows the same weight every time a person checks it, हर बार इंसान अपना वेट चेक करता है और 60 kg ही आ रहा है, then the machine is reliable. In the research, questionnaires and surveys should also give consistent answers. Meaning of validity. Validity means accuracy or correctness. It shows whether the tool is एक्चुअली मेजरिंग वॉट इट इज़ सपोज टू मेजर. ये हमें दिखाता है कि क्या टूल सच में वो चीज़ मेजर कर रहा है जो उसे मेजर करना चाहिए. अ टूल कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड. एक टूल रिलायबल हो सकता है बट ज़रूरी नहीं कि वो करेक्ट डाटा को ही मेजर कर रहा हो. ठीक है, क्या पता हर बार वो गलत चीज़ को कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मैथ्स एग्जाम आस्क्स ओनली साइंस क्वेश्चन, मैथ के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आ जाए, देन द एग्जाम में भी कंसिस्टेंट, एग्जाम कंसिस्टेंट हो सकता है बट वो वैलिड नहीं है. ठीक है, बिजनेस रिसर्च के अंदर भी वैलिडिटी जो है हेल्प इन कलेक्टिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. डिफरेंसेस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर कनेक्टेड हैं बट अलग अलग हैं. रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी पे फोकस करती है, वैलिडिटी एक्यूरेसी पे फोकस करती है. रिलायबिलिटी चेक करती है वेदर द रिजल्ट कैन बी रिपीटेड और वैलिडिटी चेक करती है वेदर करेक्ट थिंग इज मेजर्ड. रिसर्च टूल में भी रिलायबल, एक रिसर्च टूल रिलायबल हो सकता है बट वैलिड नहीं होता. द वैलिडिटी यूजुअली नीड्स रिलायबिलिटी. अ क्लॉक दैट ऑलवेज शोज 10 minutes लेट, हमेशा 10 मिनट लेट दिखाती है, वो रिलायबल हो सकती है बट इट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज द टाइम इज़ रॉन्ग. मीनिंग एंड assumptions ऑफ नॉन प्रैग्मेटिक टेस्ट्स. ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स आर यूज्ड when data does not follow normal distribution or when the sample size is small. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जब किए जाते हैं जब जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ना करती है और उनका सैम्पल साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा हो. These tests are flexible and easy to use. Important assumptions. Data should be collected randomly. Randomly collected data को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं. Observation should be independent from each other. Data can be nominal or ordinal. Population does not need normal description and same sample should represent the population properly. ठीक है, एग्जाम्पल्स नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर चाई स्क्वायर टेस्ट, साइन टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट एंड क्रूशल वालिस टेस्ट. इंपॉर्टेंस हो ये नाम है, एग्जाम्पल्स हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के. 2 याद कर लेना, मोर देन इनफ. एक तो ये साइन टेस्ट कर लेना, एक चाई स्क्वायर टेस्ट कर लेना. Importance in research. Reliability, validity, non-parametric assumptions are important for good research. They increase trust in results, trust जो है बढ़ाते हैं and reduces mistakes. Reliable and valid data helps businesses and researchers make better decisions. Reliable और valid data जो है वो businesses की मदद करता है, रिसर्चर्स की मदद करता है एक अच्छा डिसीजन लेने में. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूजफुल व्हेन द डाटा इज़ नॉट नॉर्मल. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तभी यूजफुल होता है जब डाटा नॉर्मल नहीं होता और व्हेन द मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन रैंक्स और कैटेगरीज. टुगेदर दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स. कंक्लूजन. टू कंक्लूड, रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी का मतलब होता है करेक्टनेस इन रिसर्च. बोथ आर नेसेसरी फॉर कलेक्टिंग यूजफुल एंड डिपेंडेबल डाटा. दोनों के दोनों ज़रूरी हैं यूजफुल और डिपेंडेबल डाटा को कलेक्ट करने के लिए. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन द डाटा डज नॉट मीट नॉर्मल कंडीशंस. Therefore, understanding reliability, validity and assumptions of non-parametric tests help researchers conduct accurate research and reach meaningful conclusions. Question 8 पे चलते हैं. Describe key steps in डिज़ाइनिंग क्वेश्चनेयर्स. कौन कौन सी की स्टेप्स है क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करने में. ऑल्सो मेंशन सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. हाउ आर पैरामेट्रिक टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं. एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल.
रिसर्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस. रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का एंड सोशल साइंस का, बिकॉज इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड मेकिंग करेक्ट डिसीजंस. रिसर्च को अच्छे तरीके से करने के लिए द रिसर्चर नीड्स सूटेबल टूल्स एंड मेथड्स. उनको सूटेबल टूल्स और मेथड्स चाहिए होते हैं. वन इम्पॉर्टेंट टूल्स इज क्वेश्चनेयर. एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्वेश्चनेयर होता है विच हेल्प्स इन कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा directly from people. Along with this, researchers also use secondary data from books. Researchers secondary data को किताबों, रिपोर्ट और वेबसाइट से भी लेते हैं. डेटा कलेक्ट करने के बाद इट इज़ एनालाइज्ड यूजिंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स. स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से उसे एनालाइज किया जाता है. दीज टेक्निक्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ठीक है, बोथ आर यूजफुल इन डिफरेंट सिचुएशन. दोनों की दोनों अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ की जाती हैं. देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चनेयर डिज़ाइन, सोर्स ऑफ डाटा, स्टेटिस्टिकल टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल रिसर्च. मतलब क्या होता है और की स्टेप्स क्या होते हैं एक क्वेश्चनेयर को डिज़ाइन करने के लिए. क्वेश्चनेयर भाई एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो रिसर्चर प्रिपेयर करता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, कोई भी रिस्पॉन्ड करने वाला जो इंसान है उससे. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट common methods of collecting data. Important steps in designing a questionnaire are: first, define the objective of the study. The researcher should clearly know what the information is required. भी कौन सी information की requirement है वो उनको जो है clearly पता होनी चाहिए. Without a clear objective, बिना किसी clear objective के unnecessary questions may be included and the results may not be very useful. Second is decide the type of questions. क्वेश्चन में भी ओपन माइंडेड और क्लोज एंडेड. ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों हो सकते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो लोगों को अलाउ करते हैं आंसर को खुद के शब्दों में बताने में, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के फिक्स ऑप्शन होते हैं, हाँ या ना. ठीक है, ओपन एंडेड में आपको आंसर देने का मौका मिलता है, क्लोज एंडेड में हाँ ना, बस इतना ही आंसर होता है. ठीक है. थर्ड, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज. क्वेश्चंस आसान होने चाहिए समझने के लिए. डिफिकल्ट वर्ड्स एंड कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड so respondent can answer correctly. Fourth, arrange questions properly. Questions should be placed in a logical order. उनको logical order में placed होना चाहिए. General questions are usually asked first. पहले general questions पूछे जाते हैं, personal और sensitive questions बाद में पूछे जाते हैं. Fifth, test the questionnaire before final use. A pilot टेस्ट इज़ डन ऑन स्मॉल ग्रुप. एक छोटे ग्रुप पर पायलट टेस्ट किया जाता है एरर को पता करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड वेदर द क्वेश्चंस आर क्लियर. आफ्टर करेक्शन के बाद द फाइनल क्वेश्चनेयर इज़ प्रिपेयर्ड. उसके बाद एक फाइनल क्वेश्चनेयर जो है वो हम प्रिपेयर होता है. अ वेल डिज़ाइन क्वेश्चनेयर सेव्स टाइम एंड गिव्स रिलायबल डाटा. एक वेल डिज़ाइंड क्वेश्चनेयर जो है टाइम बचाता है और आपको रिलायबल डाटा देता है. सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. ठीक है, डाटा इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च. डाटा रिसर्च की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी डाटा मीन्स फ्रेश डाटा. ठीक है, जो कि पहली बार रिसर्चर से कलेक्ट किया, बिल्कुल फ्रेश अभी अभी बन के निकली है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए. ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग बिहेवियर और एक्टिविटीज़ डायरेक्टली. सेकेंड इज इंटरव्यू, आस्किंग क्वेश्चंस फेस टू फेस और बाय फोन, फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछना. नेक्स्ट इज क्वेश्चनेयर, राइटिंग क्वेश्चंस आंसर्ड बाय द रिस्पोंडेंट. जो रिस्पोंडेंट ने आंसर दिया उनके बेसिस पर क्वेश्चंस को लिखना. नेक्स्ट इज स्केड्यूल, फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर. ठीक है. एक्सपेरिमेंट्स इज कलेक्टिंग डाटा थ्रू प्रैक्टिकल टेस्टिंग. ठीक है. प्राइमरी डाटा इज़ ओरिजिनल एंड मोर स्पेसिफिक. प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है और काफ़ी स्पेसिफिक होता है, लेकिन कलेक्टिंग इट टेक्स मोर टाइम एंड कॉस्ट. उसे कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्की होता है एंड मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है. सेकेंडरी डाटा मीन्स डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स. ऐसा डाटा जो ऑलरेडी किसी और ने मतलब कि कलेक्ट करके रखा है एंड यूज अगेन बाय द रिसर्चर. मेन सोर्सेज के अंदर आते हैं बुक्स एंड जर्नल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, सेंसस, company records and annual reports, newspaper and magazines, research papers and websites. Secondary data is cheaper. Secondary data cheap होता है और quickly available होता है, but may not always perfectly match the research objectives. ठीक है. Meaning of pragmatic and non-pragmatic tests. After data collection के बाद researchers use statistical test for analysis. Researchers जो है वो statistical test का इस्तेमाल करते हैं analysis के लिए. पैरामेट्रिक टेस्ट आर टेस्ट बेस्ड ऑन अजम्पशंस. ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो अजम्पशंस के बेसिस पर होते हैं अबाउट पॉपुलेशन, सच एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल वेरिएंसेस. दीज टेस्ट यूज न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स. इनके अंदर न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स का यूज़ होता है एंड आर जनरली मोर पावरफुल, जैसे टी टेस्ट, जी टेस्ट, एनोवा.
ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट रिक्वायर अ स्ट्रिक्ट अजम्पशन, उनके अंदर स्ट्रिक्ट अजम्पशंस की ज़रूरत नहीं होती डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। दे कैन बी यूज व्हेन डाटा इज स्मॉल, रैंक्ड और नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एग्जाम्पल ची स्क्वायर टेस्ट, साइन टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट। Both types help researchers interpret data and reach the conclusion. Differences between parametric and non-parametric tests. Parametric and non-parametric tests are different in many ways. काफ़ी तरह से वो अलग होते हैं. Basics of assumptions. Parametric tests require assumption. उनको assumptions की requirement होती है, like normal distribution. Non-parametric tests need fewer assumptions. उनमें कम assumptions की ज़रूरत होती है. टाइप्स ऑफ डाटा. पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ इंटरवल और रेशियो डाटा. इंटरवल और रेशियो डाटा का यहाँ पर इस्तेमाल होता है. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो नॉर्मल या ऑर्डिनरी डाटा का इस्तेमाल करते हैं. एक्यूरेसी एंड पावर. पैरामेट्रिक टेस्ट आर जनरली मोर एक्यूरेट. पैरामेट्रिक टेस्ट जनरली मोर एक्यूरेट होते हैं व्हेन assumptions आर सेटिस्फाइड. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूजफुल व्हेन द assumptions आर नॉट मेट. ठीक है. नेक्स्ट इज सैम्पल साइज. पैरामेट्रिक टेस्ट यूजुअली वर्क्स बेटर विद लार्ज सैम्पल. वो यूजुअली बड़ी सैम्पल्स के साथ अच्छे से काम करता है. लार्जर सैम्पल्स. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैन ऑल्सो वर्क वेल विद स्मॉल सैम्पल्स. वो स्मॉल सैम्पल्स के साथ भी अच्छा खासा काम कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स टी टेस्ट एंड एनोवा आर पैरामेट्रिक. ये दोनों पैरामेट्रिक है. ची स्क्वायर और साइन टेस्ट जो वो नॉन पैरामेट्रिक है. दस द चॉइस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डाटा कि वो स्मॉल है या बिग है. एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. क्वेश्चनरी इज यूजफुल इन बिजनेस. बिजनेस के अंदर यूजफुल होता है व्हेन अ कंपनी वांट्स कस्टमर फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी. कस्टमर्स आंसर क्वेश्चंस, वो सवालों का जवाब देते हैं. कंपनी इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट. प्राइमरी डाटा मे बी कलेक्टेड बाय द इंटरव्यूइंग कस्टमर्स डायरेक्टली. जो प्राइमरी डाटा है वो कभी कभी कस्टमर से डायरेक्टली ले लिया जाता है, और जो सेकेंडरी डाटा है वो मे बी कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स रिपोर्ट्स और मार्केट रिसर्च वेबसाइट्स. फॉर स्टेटिस्टिकल टेस्ट, सपोज अ कंपनी compares average sales before and after advertising. For example, statistical test के लिए उन्होंने एक कंपनी के एवरेज सेल्स को कंपेयर किया बिफोर और आफ्टर एडवर्टाइजिंग के बाद. इफ द डाटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो टी टेस्ट कैन बी यूज्ड विच इज़ पैरामेट्रिक. और इफ कस्टमर्स आर ओनली रैंकिंग प्रोडक्ट एज गुड, एवरेज और पुअर, देन ची स्क्वायर और अनदर पैरामेट्रिक टेस्ट इज मोर suitable. This shows that all these concepts are useful in practical business research and decision making. To conclude, questionnaire design is an important step in research. Research के अंदर बहुत important होता है because it helps collect useful and correct information. Primary and secondary data are both valuable depending on the purpose of study. Study के purpose के basis पे दोनों जो है काफ़ी valuable होते हैं. After collecting data, parametric and non-parametric test helps in analyzing it properly. Parametric tests are useful when assumptions are satisfied. जब assumptions satisfied होते हैं तो वो useful होते हैं, while non-parametric tests are helpful when the data is limited or non-normal. Therefore, all these concepts play an important role in research and helps researchers make better decisions. Bulb lifetime hypothesis testing numerical क्या है? Household experimental hypothesis testing numerical. चलो भाई, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन रिसर्च एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग. इट हेल्प्स अस चेक वेदर अ स्टेटमेंट और assumption अबाउट अ पॉपुलेशन इज ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है, ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा. इन प्रैक्टिकल लाइफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ यूजफुल इन मैनी एरियाज. बहुत सारी एरियाज में यूजफुल होता है, सच एज टेस्टिंग द एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की एवरेज लाइफ को टेस्ट करना, चेकिंग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, measuring product quality and analyzing customer behavior. For example, a company may want to know whether the average life of bulb is really 1000 or not. एक कंपनी जानना चाहती है कि क्या सच में एक बल्ब की जो लाइफ शेल्फ है वो 1000 घंटे होती है. सिमिलरली, अ रिसर्चर मे टेस्ट वेदर द एवरेज मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्स एक्सपेक्टेड अमाउंट. इन बोथ द केसेस हाइपोथेसिस टेस्टिंग गिव साइंटिफिक एंड लॉजिकल कंक्लूजन. मेन बॉडी पे आता है. मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग एंड अजम्पशंस विद द हेल्प ऑफ सैम्पल डाटा. सैम्पल डाटा की मदद से किसी भी अजम्पशन को टेस्ट करना. अ रिसर्चर फर्स्ट मेक्स अ स्टेटमेंट. पहले वो स्टेटमेंट बनाएगा अबाउट द पॉपुलेशन एंड देन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई इट. द स्टेटमेंट विच इज़ टेस्टेड इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. उसे हाइपोथेसिस कहते हैं. दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, नल एंड ऑल्टरनेटिव, जो हम पढ़ चुके हैं. इसके मतलब है कि कोई भी डिफरेंस या चेंज नहीं आया है, ये 1000 है ये. और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि डिफरेंस है, ठीक है, वो 1000 घंटा नहीं है. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑल्सो, एवरेज एक्सपेंडिचर इज़ 15,000 पर मंथ, और H1 इज एवरेज एक्सपेंडिचर इज़ नॉट 15,000 पर मंथ. ठीक है.
दिस मेथड हेल्प्स इन रीचिंग अ क्लियर कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ गेस वर्क की बजाय इस मेथड से आप जो है एक प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं. स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉलोज सम इम्पॉर्टेंट स्टेप. इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट इज डिफाइन नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है, पहले नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन करो. एक बल्ब के लिए नल होगा 1000 और ऑल्टरनेटिव होगा नॉट इक्वल टू 1000 आवर्स. ठीक है. सेकंड, चूज द सिग्निफिकेंस लेवल लाइक 5%. भाई एक ऐसा लेवल जो आपको नॉर्मल, जैसे कि अपनी बेस यूनिट क्या होती है. ठीक है, बेस यूनिट हमारी परसेंटेज के अंदर 100 होती है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है. तो वैसे ही यहाँ पर एक बेस यूनिट लेती है, ये 5% लेके चल रहा है. थर्ड, कलेक्ट द सैम्पल डाटा एंड कैलकुलेट द सैम्पल मीन. अब डाटा को कैलकुलेट करो और उसका मीन निकालो. फोर्थ इज कैलकुलेट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूजिंग द फॉर्मूला. फॉर जी टेस्ट, जी इज इक्वल टू x to the power minus the null data divided by infinity upon n. ठीक है, ठीक है. It's sigma upon 9 is sigma upon n. ठीक है. फिफ्थ, कंपेयर कैलकुलेटेड वैल्यू विद टेबल वैल्यू एंड मेक डिसीजन. जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको टेबल वैल्यू से कंपेयर करो, डिसीजन बनाओ. इफ़ अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, then critical value null hypothesis is rejected because it is more than 1000 hours, otherwise it is accepted. These steps are common in bulb life. ये bulb life में common होते हैं as well as household expenditure numerical. ठीक है. bulb lifetime numerical example. A bulb company claims that average life of a bulb is 1000 hours. A sample of 64 bulbs is tested. Sample mean is 980 hours and population standard deviation is 80 hours. Test at 5% significance level. अब जब इतना है तो 5% significance level क्या होगा. नल हाइपोथेसिस ये है. ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है. फॉर्मूला हमने ये लगा दिया, तो वैल्यू पुट करो. ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हुई, हमें जो वेरिएबल अमाउंट कितना दे रखा है 980 और 1000 क्या है हमारा नल हाइपोथेसिस है. ठीक है, और सिग्मा क्या है हमारी 80 है. ठीक है, 80 क्या है, क्योंकि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 80 घंटे आया है और नॉर्मल कितना होता है √64. ठीक है. कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम ये 64 कहाँ से आया. अरे 64 बल्ब का ही तो कर रहे हैं. बल्ब तो हमने 64 लिए थे ना टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो टेस्ट आएंगे. ठीक है, तो जी की वैल्यू का आ गई -2 आ गई. Household expenditure numerical example. Suppose a survey says that average household monthly expenditure is 15,000. ठीक है, वो कहता है कि 15 एक घर का एक्सपेंडिचर अमाउंट है. A sample of 100 household is taken. Sample mean expenditure is 14,500 and standard deviation is 2,000. ठीक है, तो हमें नल एक्सपेंडिचर ये हुआ, ऑल्टरनेटिव एक्सपेंडिचर ये हुआ. वैल्यू लगाई, पुट करोगे. ठीक है, 100 यहाँ पर क्या थे, 100 हाउस होल्ड से. ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए. वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारी इतनी निकली थी, नॉर्मल अमाउंट ये थी. ठीक है, 2000 निकला था, 100 हमारी वैल्यू थी. यहाँ से आप जी की वैल्यू निकालोगे -2.5. एक की वैल्यू आई थी -2 एंड दिस इज़ -2.5. ठीक है, कंपेयर करेंगे. कंपेयर जो ओरिजिनल क्रिटिकल वैल्यू थी इट वॉज this one and the calculated value is -2.5. Since calculated value is more than the table value, null hypothesis is rejected. ठीक है, क्योंकि null hypothesis क्या होता है, no changes. Conclusion of example, average household expenditure is different from 15,000. This numerical is useful in economics, budgeting and market research. इतना आसान एग्जाम्पल है. ठीक है, कर लेना. इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ यूजफुल इन मैनी फील्ड्स. इट हेल्प्स, ये रिसर्चर्स की मदद करता है डिसीजंस बनाने में साइंटिफिक बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट्स पर और रिसर्चेस पर. ये कन्फ्यूजन को कम करेगा और आपकी करेक्ट जजमेंट को सपोर्ट करेगा. बिजनेसेस यूज इट फॉर क्वालिटी चेकिंग एंड मार्केट एनालिसिस. इकोनॉमिस्ट्स यूज इट फॉर एक्सपेंडिचर एंड इनकम स्टडीज. इट ऑल्सो सेव्स टाइम्स एंड इम्प्रूव्स एक्यूरेसी. हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वजह से अ कंपनी कैन नो वेदर इट्स बल्ब्स मीट स्टैंडर्ड क्वालिटी और नॉट. अ रिसर्चर कैन नो वेदर द एक्चुअल हाउस होल्ड स्पेंडिंग मैचेज द एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग. देयरफॉर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल टूल. ठीक है,
To conclude, hypothesis testing is a useful method for checking whether a statement about population is correct or not. Hypothesis testing एक यूज़फुल मेथड होता है ये चेक करने के लिए कि जो स्टेटमेंट आई है हमारे पास पॉपुलेशन के रिगार्डिंग वो सही है या नहीं है. इट इज़ बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा एंड प्रॉपर स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस. बोथ बल्ब लाइफ टाइम एंड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आर common examples where this technique is applied. It helps in accepting or rejecting assumptions in a clear and systematic way. Therefore, hypothesis testing is widely used in research, business and economies for reliable decision making. चलो भाई, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर. ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नल हाइपोथेसिस. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज़ ऑफ नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस का क्या यूज़ होता है रिसर्च मेथडोलॉजी में. ठीक है, चलो भाई. 10वां क्वेश्चन है डिस्कस एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स विद एग्जांपल. बिजनेस एनालिटिक्स और एनालिटिक्स क्या होता है. एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन बिजनेस डिसीजन. बिजनेस डिसीजन में एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है. चलिए भाई. इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट डाटा हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया है. एवरी बिजनेस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर. हर एक बिजनेस जो है कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. ठीक है, सेल्स, एम्प्लॉयज़ एंड मार्केट ट्रेंड्स. इस इंफॉर्मेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बिजनेसेस जो वो एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं. ये जो टूल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस को समझने में, प्रेजेंट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में और फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में. एनालिटिक्स जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा. डाटा को एग्जामिन करने का एक प्रोसेस होता है टू फाइंड यूजफुल पैटर्न्स एंड इन्फॉर्मेशन. बिजनेस एनालिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ एनालिटिक्स. बिजनेस एनालिटिक्स एक एनालिटिक्स का पार्ट होता है जो कि फोकस करता है स्पेशली ऑन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स. बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और डिसीजंस को इम्प्रूव करने में. मशीन लर्निंग इज एन एडवांटेज्ड कॉन्सेप्ट इन विच कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डाटा. मशीन लर्निंग एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर कंप्यूटर्स जो हैं वो डाटा से लर्न करते हैं और प्रिडिक्शंस या फिर डिसीजंस बनाते हैं विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड फॉर एवरी टास्क. बिना हर एक टास्क के प्रोग्राम के वो करते हैं. ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. इन सब का प्रयोग होता है एफिशिएंसी को बढ़ाने में, रिस्क को कम करने में एंड इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस. मेन बॉडी पर आता है मीनिंग ऑफ एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग. Analytics mean collecting, organizing and studying data to gain useful information. Useful information लेने के लिए इस data को study करना. It helps in understanding facts and identifying patterns. It can be used in many fields like healthcare, education, banking and businesses. Business analytics is a specific use of analytics in business organizations. It focuses on sales, finance, customer behavior, production and planning. इसका पर्पस होता है मैनेजमेंट इस हेल्प मैनेजमेंट टेक बेटर बिजनेस डिसीजन. मैनेजमेंट का सही डिसीजन लेने में हेल्प करना. मशीन लर्निंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. इट अलाउज कंप्यूटर सिस्टम टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस डाटा से लर्न करना है एंड इम्प्रूव करना है ऑटोमेटिकली. इट हेल्प्स बिजनेसेस मेक प्रिडिक्शंस फास्टर एंड मोर एक्यूरेट. ठीक है, एक बैंक जो वो कस्टमर ट्रांजैक्शन डाटा को स्टडी करता है. एनालिटिक्स हेल्प्स अंडरस्टैंड द डाटा. एनालिटिक्स उस डाटा को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है. बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प इम्प्रूव बैंकिंग डिसीजंस एंड मशीन लर्निंग प्रिडिक्ट्स द कस्टमर में अप्लाई फॉर लोन्स. डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स. एनालिटिक्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसे किसी भी एरिया में हम लगा सकते हैं जहाँ पर डाटा हो. किसी भी तरह का डाटा है तो वो उस पर एप्लीकेबल है. बिजनेस एनालिटिक्स नैरो है क्योंकि इट डील्स ओनली विद बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. एनालिटिक्स मेनली फोकसेज ऑन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा. बिजनेस एनालिटिक्स फोकसेज ऑन बिजनेस प्लानिंग, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट एंड सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. एनालिटिक्स मे बी यूज बाय रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बिजनेस एनालिटिक्स जो मेनली मैनेजर्स और कंपनीज यूज़ करती हैं. Weather forecasting uses analytics to predict climate conditions. A
retail company uses customer purchase data to improve sales in business analytics. Therefore, business analytics is a practical business focused form of analytics. ठीक है. मेजर एप्लीकेशंस इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग. मेजर एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं? एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग आर यूजफुल इन मैनी बिजनेस एरियाज. बहुत सारे बिजनेस एरियाज में ये यूज़ होती हैं. फर्स्ट इज कस्टमर डिसीजन. बिजनेसेस स्टडी कस्टमर बिहेवियर. वो कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, पैटर्न, बाइंग पैटर्न को देखते हैं. यहाँ से उन्हें एक सूटेबल प्रोडक्ट और इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन में मदद करती है. यानी कि एक तो भाई हर कस्टमर को उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र किए जाएं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए. सेल्स फोरकास्टिंग. कंपनीज कैन एस्टिमेट फ्यूचर डिमांड. कंपनीज फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट कर सकती हैं एंड प्लान स्टॉक अकॉर्डिंगली. दिस अवॉइड्स शॉर्टेज एंड वेस्टेज. ठीक है. फाइनेंशियल डिसीजंस. बिजनेसेस एनालाइज प्रॉफिट, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट, कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करते हैं. दिस हेल्प्स इन बेटर बजटिंग एंड रिस्क कंट्रोल. मार्केटिंग डिसीजंस. बिजनेसेस अंडरस्टैंड विच प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर. बिजनेसेस समझते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं और कौन से एडवर्टीजमेंट अच्छे से काम करेंगे. ऑपरेशनल डिसीजंस. कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती हैं एंड डिलीवरी सिस्टम बाय यूजिंग डाटा एंड ऑटोमेटेड प्रिडिक्शन टूल्स. एग्जाम्पल, एन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी रिकमेंड्स प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन प्रीवियस परचेजेस. यहाँ से क्या होगा? कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा और सेल्स बढ़ेगी. बेनिफिट्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स. दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफर मैनी एडवांटेजेस. बहुत सारी एडवांटेजेस देते हैं वो इन टू बिजनेसेस. फर्स्ट, दे इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग बिकॉज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स. डिसीजन मेकिंग अच्छी करते हैं क्योंकि डिसीजंस फैक्ट्स के बेसिस पर होते हैं. ठीक है. एंड डाटा इंस्टेड ऑफ गेस वर्क. सेकेंड, दे सेव टाइम बिकॉज मशीन लर्निंग कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा क्विकली. लंबे लंबे जो डाटा उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेती है और जल्दी रिजल्ट निकाल देती है. बल्कि इंसान से गलती हो भी सकती है, वो गलती नहीं करेंगे. वो रिस्क कम कर देते हैं बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम अर्ली एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स. फोर्थ, दे इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड. Fifth, they improve profit and business growth through better planning and efficient use of resources. Example, a food delivery company predicts busy hours. Busy hours को predict कर लेगी machine learning की मदद से and assist delivery staff in advance. यहाँ से time बचेगा और सर्विस अच्छी होगी. लिमिटेशंस क्या होती हैं? बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं. जैसे बिजनेसेस को ना बहुत बड़े अमाउंट का एक्यूरेट चाहिए होता है, एक्यूरेट डाटा चाहिए होता है. रॉन्ग और इनकम्प्लीट डाटा से रॉन्ग डिसीजन आएगा. ये सिस्टम जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर और स्किल एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. मशीन लर्निंग मॉडल्स जो है वो कभी कभी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, इसीलिए वहाँ पर टेक्निकल्स की ज़रूरत होती है. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर डाटा आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स. सम बिजनेसेस में ऑल्सो फेस डिफ़िकल्टी इन अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. नई टेक्नोलॉजी को बार बार नहीं कर पाते कुछ लोग अप्लाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज. Even with these challenges, इन challenges के होने के बावजूद the use of analytics and machine learning is increasing because the long term benefits are very high. एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं हमारे मॉडर्न बिजनेस एंड मैनेजमेंट के. एनालिटिक्स हेल्प्स अंडरस्टैंड अस डाटा. बिजनेस एनालिटिक्स इम्प्रूव्स द बिजनेस प्लानिंग और मशीन लर्निंग जो वो स्मार्ट प्रिडिक्शन और ऑटोमेशन देती है. ये जो टूल्स हैं ये बेटर डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं सेल्स में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में और कस्टमर सर्विस में और भी और बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं. ठीक है. इन कंक्लूजन, बिजनेसेस that use analytics and machine learning properly can improve efficiency, reduce risk and achieve long-term success. This is why these concepts are becoming essential in the business decision making today. तो स्टूडेंट्स, ये आपके सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. ठीक है. मुझे उम्मीद है आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी. और याद रखना, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर आपको इन्हीं के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से नोट्स को परचेज़ कर सकते हो. और हाँ, हर वीडियो में गिव अवे है, तो वीडियो को बीच में पूछे गए क्वेश्चंस का ज़रूर जवाब देना है आपने, और 3 लकी विनर्स आप भी बन सकते हो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज many more videos are coming your way. Till then students, stay focused, study smart and crush your exams. See you in the next video and all the very best for your exam.